फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के इस स्पेशल सेशन में। ये डे 3 की क्लास है, मतलब 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। और भाई हमेशा की तरह आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे वोकेब समाधान, ग्रामर ज्ञान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। बिल्कुल आज का ये जो सेशन है काफी एक्साइटिंग होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इमेज बेस वोकेब्स को आज, वैसे इमेज बेस वोकेब्स जरूरी होती हैं, इमेजेस से हम वोकेब्स को अच्छे से जान सकते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ अलग रखा है वोकेब सेक्शन में। वो बेस होने वाला है हमारे रूट वर्ड्स पे। जी हाँ, रूट वर्ड्स एक ऐसा सेक्शन होता है जो हमें काफी कंफ्यूज करता है, काफी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट करता है। तो आज हम जो बात करेंगे रूट वर्ड्स पे बात करेंगे वोकेब के सेक्शन में। साथ ही साथ हमें चलना है कुछ एडजेक्टिव से रिलेटेड, ग्रामर के प्यारे से फैक्ट्स पे, और एडजेक्टिव से ही रिलेटेड आज मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो सारे के सारे मसाले के लिए तैयार रहेंगे। बस चीजों को कंसंट्रेट करके देखेंगे, समझेंगे और पूरी तरह से कंसंट्रेट चीजों पे रहेंगे। ठीक है ना, कांस्टेंट भी रहना है, कंसंट्रेट भी रहना है, बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है हमें। क्लियर हो गई चीजें। चलते हैं आज के थॉट के साथ, और आज का जो थॉट है साक्षी तिवारी जी का थॉट है हमारे सामने। सर, लाइफ गिव्स अस न्यू लेसन्स ईच डे। लाइफ हमें हर दिन नए लेसन्स देती है, नॉट टू फॉर लर्निंग बट टू इम्प्रूव आर अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली जो लाइफ के जो लाइफ हमें लेसन्स देती है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ही होता है। ठीक है ना, जैसे आज की डेट में आप एजुकेशन में एक रिफॉर्म देख रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन का। ठीक है, जिसकी एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो जब ये प्रॉब्लम आई तभी हमने इस चीज के ऊपर और ज्यादा फोकस कर पाया, हर बंदे ने देख पाया कि कैसे डिजिटली पढ़ाया जा सकता है, चाहे वो स्कूल के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हो। सिंपल है, स्कूल कॉलेज हर जगह जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, उन चीजों पे एम्फसाइज करना शुरू किया। मतलब क्या, हमने एक फ्यूचर के लिए रोड तैयार कर ली यहाँ से, कि अगर फ्यूचर में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका ये विकल्प हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सो रोहन जी ने आंसर्स दिए। बिल्कुल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो चुका। वंदे मातरम। चलिए, अमन शर्मा जी, बिल्कुल सर, हमें ज्वाइन होना है आपके क्लास में। तो हमारी क्लास में ज्वाइन होना है तो यूट्यूब का सेशन क्या है, 10 AM डेली सुबह 10 बजे। भाई तुरंत आ जाना है क्लास में। इंग्लिश का ये धमाकेदार सा सीरीज जो शुरू हुई है ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी कुछ अगर आपको क्लासेस चाहिए, जैसे लाइव इंटरेक्शन की क्लासेस चाहिए, MIC क्लासेस चाहिए, तो आप महानगर ब्रांच की क्लासेस ले सकते हैं, जयपुर ब्रांच की क्लासेस ले सकते हैं। वहां पे भी मैं क्लासेस दे रहा हूँ, इंटरेक्टिव क्लासेस, जहाँ पे आप मुझसे बात भी कर पाते हैं और साथ ही साथ अपनी क्वेरीज को पूछ भी पाते हैं। ठीक है ना, सो साथ ही साथ साक्षी तिवारी ने आंसर्स भी दिए। आपने दोनों थॉट्स काफी प्यारे दिए साक्षी जी। संदीप कुमार जी ने आंसर्स दिए हैं, संध्या गिरी जी ने आंसर्स दिए। आंसर ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स को देना है, अपने थॉट्स देने हैं और अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करना है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वोकेब थ्रू रूट वर्ड्स। बिल्कुल, आज हम बात करने जा रहे हैं वोकेब पे, जो कि बेस होंगी रूट वर्ड्स पे। ठीक है, तो रूट वर्ड्स क्या है, एक पर्टिकुलर रूट से जो कई वर्ड्स को हम रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट वर्ड्स। जैसे 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 एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं समझेंगे, बिल्कुल प्यार से चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। जैसे एक वर्ड होता है पैथ। पैथ मीन्स क्या होता है, ज्यादातर बोलेंगे रास्ता होता है, वे होता है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, देखिए PATH, ये 4 लेटर्स की मैं बात कर रहा हूं। पैथ मीन्स क्या होता है, फीलिंग्स या इमोशंस। मतलब ये लेटर जनरली, ये 4 लेटर जनरली अगर किसी वर्ड में आ जाते हैं तो वो बात करता है किसकी, फीलिंग्स की या इमोशंस की। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम सेइंग, देखिए ध्यान से समझिएगा, सैम्पैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी,
अपैथी। मैं दुनिया के सारे वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स ये फीलिंग या इमोशन को ही रिलेट करेंगे। जैसे सिंपैथी, देखिए पैथ, पैथ, पैथ एंड पैथ, सभी में क्या मिल रहा है? पैथ मिल रहा है, ठीक है। सिंपैथी मींस क्या होता है? सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति, किसी को सहानुभूति देना, दैट इज सिंपैथी। अगर मैंने एम्पैथी की बात की तो एम्पैथी मींस होता है समानुभूति। समानुभूति समझ रहे हैं ना? समानुभूति मतलब एक जैसा फील करना। जैसे आपने बोला सर मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो एक तो बंदे ने आपको सहानुभूति दे दी। एक समानुभूति क्या होती है? इंसान ने आपकी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, और उसके बाद आपको उसने बताया कि अब आपको ये करना है, यहां से आप इंप्रूव हो सकते हैं, यहां से आपको शुरुआत करनी है। इसे बोलते हैं एम्पैथी। क्लियर हुई बात? अब अगर मैंने बोला एंटीपैथी, एंटी मीन्स होता है अपोजिट। जैसे एंटी, एंटी मीन्स अपोजिट आपने बोल दिया, और पैथ मीन्स मैंने बोल दिया फीलिंग। एंटी मीन्स अपोजिट और पैथ मीन्स फीलिंग, तो एंटीपैथी मीन्स अपोजिट फीलिंग, अनिच्छा। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? अनिच्छा। अनिच्छा मतलब किसी काम की अंदर से इच्छा ना होना, दैट इज एंटीपैथी। और अपैथी मीन्स होता है फीलिंग लेस या उदासीन, दैट इज अपैथी। समझ में आ गई बातें? ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं आराम से? ओके, सो अब ऐसे पकड़ने, ये है रूट। अगर आपने पैथ को समझ लिया तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं, अब जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का आपको पूरा मीनिंग पता होगा, लेकिन कम से कम आप रिलेट तो कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को कट कर पाएंगे और अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्लियर हुआ सर? तो मजा आने वाला है, ऐसा अंदर से आ रहा होगा एनर्जी। हाँ, आर यू रेडी? यस और नो? फटाफट बताएंगे। वेरी गुड। सो सबसे पहले कॉमन वर्ड रूट्स। जैसे देखिए, रूट वर्ड्स दो टाइप के हम पढ़ते हैं, एक तो ग्रीक रूट्स होते हैं हमारे सामने, और दूसरा लैटिन रूट्स होते हैं। ग्रीक रूट मतलब जैसे एक्वा, एक्वा जिसमें भी रूट आया वो बताएगा किसको? वाटर को, ठीक है, एक्वागार्ड, ठीक है। सेम एज बिब्लियो, बिब्लियो, बिब्लियो रिलेट करता है किसको? बुक को। जैसे बिब्लियोफाइल मीन्स क्या होता है? पुस्तक प्रेमी, एक इंसान जिसको बुक्स बहुत पसंद है या बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। क्रोनो, अगर क्रोनो वर्ड आ गया तो ये टाइम की बात करेगा। अगर जियो वर्ड आ गया तो ये अर्थ की बात करेगा। अगर फोटो वर्ड आ गया तो ये लाइट की बात करेगा, ठीक है ना। सेम एज अगर मैं लैटिन रूट्स की बात करूं तो लैटिन में देखिए ऑडी, ऑडी मतलब हियर, ऑडिबल, ऑडियो, हियर, सुनने के सेंस में। सर्क, सर्क मतलब क्या? सर्कल, राउंड से आप रिलेट कर सकते हैं, तो सर्क वर्ड आ गया कहीं ना कहीं राउंड की बात करेगा, ठीक है। जर, अगर जर वर्ड आया तो किस चीज की बात करेगा? ला की बात करेगा, ठीक है। मेन्यू, मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, तो हैंड से रिलेट कर देगा। और पैस, पैक, पेस रिलेट करेगा किससे? पीस से, शांति से, ठीक है। सो समझ में आ गई चीजें? ये हमारे रूट्स। अब सर ये तो ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड वर्ड भी तो पता होने चाहिए। किस किस टाइप के वर्ड कैसे बनेंगे, इनसे जरा बताइए थोड़ा। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं रूट से वर्ड कैसे बनते हैं, रूट से आखिर वर्ड्स बनते कैसे हैं, उस चीज के ऊपर भी आगे बढ़ते हैं। सो सिंपली अगर मैं बात करूं एबल की, देखिए एक प्यारा सा रूट है एबल। एबल किसकी बात करता है? एप्टीट्यूड की बात करता है, हैंडी की बात करता है, मतलब कहीं ना कहीं क्षमता को रिलेट करता है, कुशलता को रिलेट करता है एबल, ठीक है। अब कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सक्षम या क्षमता को ही रिलेट कर रहे हैं। इनकैपेबिलिटी मतलब जो सक्षम है, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, ठीक है, दैट कुड बी। तो कैपेबिलिटी का ही अपोजिट क्या हो गया? इनकैपेबिलिटी। सिंपल सी चीज है। कुछ लोग डिसकैपेबिलिटी भी लिख देते हैं जो गलत हो जाता है, याद रखना, ठीक है इस पॉइंट को। क्लियर हुई बात? तो एबल वर्ड अगर कहीं भी आता है, ABIL, किसी भी वर्ड में, देखिए यहाँ पे एबल, 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 एबल वर्ड जब भी आता है तो वो कैपेबिलिटी को रिलेट करता है, क्षमता को रिलेट करता है। क्लियर हुई भावना है? क्लियर हुआ ये वर्ड? चले नेक्स्ट वर्ड पे। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज एगोन। देखिए एगोन का मतलब होता है कॉन्टेस्ट करना, स्ट्रगल करना। अब कॉन्टेक्स्ट और स्ट्रगल से कैसे आप रिलेट करेंगे? जैसे एक प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट मीन्स क्या होता है? मुखिया या नायक, किसी पार्टी का जो मेन है, प्रोटेगनिस्ट, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है तभी तो वो आगे बढ़ पा रहा है,
ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मुखिया कोई कब बना या नायक कोई कब बना, जरा सोचिएगा, मूवी पे मत चले जाना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से समझिए, प्रोटेगनिस्ट मीन्स मुखिया या नायक। नायक किसी को कब बनाया जाता है, कोई मुखिया कब बनता है, किसी को आप नेता कब चूज करते हैं, शुरुआत कैसे हुई होगी इस चीज की, कुछ प्रॉब्लम है। अब कुछ लोगों ने मिलके एक सम्मानित व्यक्ति को अपना नायक चूज कर लिया कि ये जिस फेवर में हम डिसीजन लेंगे उसी फेवर में होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जैसे गांव में पंचायतें टाइप की होती हैं, ठीक है। तो प्रोटेगनिस्ट का एक्चुअल मतलब होता है मेन लीडर, जो भी मुखिया है, दैट कुड बी, ठीक है। अब अगर मैंने बात की एगनिक, हाँ, नरेंद्र मोदी जी को भी रिलेट कर सकते हैं आप प्रोटेगनिस्ट से। बीजेपी के जो चीफ प्रोटेगनिस्ट हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम एज अगर मैंने एगनी की बात की, एगनी मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग मतलब तीव्र पीड़ा को रिलेट करता है कहीं ना कहीं एगनी। समझ में आ गया, तीव्र पीड़ा को रिलेट करता है एगनी, ठीक है। जो भी मेंटल सफरिंग है, मेंटली कोई परेशान है या फिजिकली परेशान है, दैट इज एगनी। अगर मैंने एंटेगनिस्ट की बात की, एंटेगनिस्ट मीन्स होता है अपोनेंट्स, या आप विरोधी से रिलेट कर सकते हैं इसको, बिल्कुल विरोधी से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हुई बात, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एम। एम, ये तो एम लिखा हुआ है, ठीक है। एम को आप हेल्पिंग वर्ब की तरह वैसे यूज करते हैं, लेकिन एम वर्ड जब किसी वर्ड में आता है तो ये लव की बात करता है, फ्रेंड की बात करता है। जैसे अमेचर, अमेचर मतलब शौकिया होता है, और अमेचर का मतलब नौसिखिया भी होता है। समझ में आगे चीज है, अमेचर का मतलब शौकिया तो होता ही, शौकिया हम यूज करते हैं अमेचरिस, एमेचरली किसी काम को शौकिया समझ रहे हैं ना, जैसे कुछ आप शौकिया कर रहे हैं, जैसे पढ़ते हुए अगर आपको मन कर रहा है थोड़ा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, माइंड फ्रेश हो गए, शौकिया, दैट कुड बी, ठीक है। या कोई काम आप शौकिया कर रहे हैं, आपको पढ़ाना पसंद है, मान लीजिए आपको पढ़ाना पसंद है, अंदर से मजा आता है पढ़ाने में, तो आप शौकिया पढ़ाते हैं। प्रोफेशन आपका कुछ और है, शौकिया आप 1-2 घंटे के लिए पढ़ा देते हैं, तो दैट इज एमेचर, एमेचरस हैबिट। और इसको नौसिखिया से भी रिलेट करते हैं। अगर मैंने एमेचरी की बात की, एमेचरी मीन्स होता है, ये सबको पता होगा वैसे, क्या होता है एमेचरी का मतलब, श्रृंगार प्रिय। शुद्ध हिंदी में श्रृंगार प्रिय बोलते हैं इसको। श्रृंगार प्रिय मतलब अब तो समझ ही गए होगे, जिसे मेकअप करना बहुत पसंद है, सजना संवरना बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज एमेचरी, ठीक है। तो एमेचरी का मतलब क्या होता है, श्रृंगार प्रिय, जिसे श्रृंगार करना पसंद हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एट्रोक। देखिए एट्रोक वर्ड किसको रिलेट कर, एट्रोक वर्ड जब भी आता है तो ये क्रुएलिटी की बात करता है। जैसे अगर मैंने बोला एट्रोसिटी, एक वर्ड है आपके सामने, एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, अत्याचार, ठीक है ना। अगर मैंने एट्रोशियस की बात की, एट्रोशियस बहुत ही प्यारा वर्ड है, एट्रोशियस मीन्स होता है घटिया, घटिया या भयानक। समझ में आया, मतलब जो एट्रोशियस वर्ड है ये बताएगा घटिया या भयानक, कुछ भी, कोई हॉरर का सीन है, एट्रोशियस सीन है, भयानक सा सीन है, दैट कुड बी हॉरर मूवी से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, या कुछ बहुत ही बुरा है, दैट इज ऑल्सो एट्रोशियस। इज दैट क्लियर, समझ में आई ये भावना है, क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप करके बता देंगे माय डियर एस्पिरेंट्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अग। अग मीन्स क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना किसी चीज को, दैट इज अग, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिएगा यहाँ पे, अग, अगमेंट, अगमेंट मतलब तो वृद्धि करना ही होता है किसी चीज में। अगस्त, देखिए अगस्त वर्ड जो है ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। जुलाई के बाद अगस्त आता है, मुझे पता है, आप सभी को भी पता है। अब अगस्त को कैसे कैसे रिलेट करेंगे, अगस्त का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। अगस्त का जो महीना होता है वो तो ठीक है, नाउन है, वैसे अगस्त का मीनिंग क्या होता है, अगस्त का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अगस्त। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगस्त को आप इंपॉर्टेंट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब महत्वपूर्ण हो गया, या फिर प्रतापी, प्रतापी समझ रहे हैं ना,
मतलब जिसका प्रताप चारों ओर फैला हुआ है, कोई राजा महाराजा, दैट कुड बी, ठीक है, दैट कुड बी। सो आप उसको भी रिलेट कर सकते हैं अगस्त से, ठीक है, जिसकी डे बाय डे जो पॉपुलैरिटी है बढ़ती जा रही है, ऐसे बंदे को आप अगस्त से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रतापी, जिसका प्रताप फैला हुआ है चारों तरफ। सेम एज अगर मैं ऑगरी की बात, देखिए ऑगर मीन्स होता है भविष्यवक्ता, जो आगे के बारे में आपको बता रहा है, दैट इज ऑगर। तो ऑगरी मीन्स हो गया प्रेडिक्शन, जो भी प्रेडिक्ट किया गया फ्यूचर के बारे में, जो भी बताया गया, दैट इज ऑगरी, ठीक है, ये भविष्यवाणी हो गया। और ये जो बंदा आगे के बारे में आपको बता रहा है वो बंदा ऑगर हो गया। समझ में आ गई बात? यस, ओके। अच्छा एक चीज समझिएगा, अगमेंट मीन्स वृद्धि करना होता है। अब ऑगर कैसे हमने रिलेट किया, अगस्त मीन्स जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है कुछ, ठीक है। अब अगर मैंने बात की ऑगरी की, ऑगर की, अगर मैंने फ्यूचर के बारे में आपको कुछ बताया तो प्रेजेंट में कुछ जोड़ा ना, ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैंने आपको फ्यूचर के बारे में कुछ बताया तो प्रेजेंट में कुछ जोड़ के बताया ना, दैट इज ऑगर। और ऑगरी मतलब क्या, भविष्यवाणी। प्रेजेंट से जोड़ा हमने किसको, फ्यूचर को जोड़ा, तब हमने सामने वाले की भविष्यवाणी की या कुछ बताया उसको, दैट कुड बी। क्लियर हुई है बात? देखो लॉजिकली समझना है इन चीजों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, ओके, बात आती है भाई ग्रामर रूल्स की। हमने कुछ वर्ड्स कर लिए रूट वर्ड्स हम रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ लेते रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इमेज बेस्ड वर्ड्स, रूट वर्ड्स, हर तरीके को अपनाएंगे। अब हम रेगुलर ही पढ़ रहे हैं, जब ग्रामर भी, वोकेब भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो भाई कुछ भी छूटने वाला नहीं। अगर आप इस क्लास में रेगुलर हैं तो आप एक इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश की बात अगर मैं करूं तो आप किसी भी एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक काम करना है, रेगुलर रहना। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज ग्रामर रूल्स की। अगर हम बात करें तो ग्रामर रूल्स में देखिए एडजेक्टिव से रिलेटेड आज मैंने आपके लिए रूल्स रखे हुए हैं। और देखिए लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, काफी कंफ्यूज करता है, काफी पढ़ चुके हैं फिर भी कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले बता देंगे आप मुझे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, फटाफट बताएंगे। व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस अमंग लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल? देखिए ध्यान से समझिए, लिटिल जनरली नेगेटिव सेंस रखता है, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस रखता है, और द लिटिल मतलब जितना चाहिए उतना तो नहीं, लेकिन जो है वो पूरा का पूरा, मतलब और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंसेस कहीं ना कहीं रखता है, ठीक है ना। जैसे 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 लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। देखिए ये चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि लिटिल का यूज जनरली मात्रा के सेंस में होता है, मात्रा के सेंस में। वैसे हम लिटिल बॉय भी बोलते हैं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट, फिर हम अ लिटिल और द लिटिल का यूज जनरली नहीं करते, ठीक है ना। सो लिटिल बॉय बोल दिया तो एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो गई, लेकिन अगर मैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बात करूं मात्रा के सेंस में, तो इसका यूज कहां होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। ये चीज दिमाग में रखिए। जैसे अब अ लिटिल मीन्स सम, अ लिटिल का मतलब क्या है, कुछ, कुछ के सेंस में अ लिटिल का यूज करते हैं। इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, मतलब जितना चाहिए उतना तो नहीं, लेकिन जो है वो पूरा का पूरा, दैट इज द लिटिल। अब जरा सेंटेंस में यूज करके इसका देखते हैं कैसे यूज करते हैं भाई इसका। गिव मी अ लिटिल मिल्क, गिव मी अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मतलब सम, अ लिटिल मतलब सम, जैसे गिव मी सम मिल्क, गिव मी अ लिटिल मिल्क, दोनों सेम है। अगर मैं दूसरी की बात करूं, दूसरे स्टेटमेंट की, आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास ना के बराबर पैसा है। ना के बराबर कैसे, जैसे मुझे 500 रुपीज की जरूरत है और मेरे पास 10 रुपीज है, तो वो 10 रुपीज क्या है, ना के बराबर है। सिंपल सी चीज है। अब अगली बात करूं अगर मैं, ही ड्रैंक ऑफ द मिल्क वी हैड। अब देखिए द लिटिल मिल्क वी हैड, ही ड्रैंक ऑफ द लिटिल मिल्क वी हैड, नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, मतलब उसने वो सारा दूध पी लिया जो हमारे पास था, जो कुछ भी था थोड़ा बहुत वो सारा पी लिया। समझ में आई बात? मतलब ज्यादा तो था ही नहीं, लॉजिकली समझना, ज्यादा तो था ही नहीं, लेकिन जो था वो भी उसने
पी डाला सर, कुछ भी नहीं छोड़ा जरा सा भी, ठीक है। सो लॉजिकली समझ गए इस बात को। द लिटिल को अच्छे से समझना, द लिटिल का मतलब है जितना चाहिए उतना तो नहीं, लेकिन जो है वो पूरा का पूरा, दैट इज द लिटिल। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस और नो? फटाफट बताएंगे। डन, चलें अगले पॉइंट पे। तो भाई अगर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल जान लिया है तो अब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को क्यों छोड़ दें भाई? जनरली वो मात्रा की बात करता है और ये नंबर की बात करता है, और अगर ये नंबर की बात करता है तो इसका यूज कहां होगा? काउंटेबल नाउन्स के लिए होगा। सिंपल है, अगर ये नंबर को रिलेट कर रहा है तो इसका यूज काउंटेबल नाउन्स के लिए होगा। अ फ्यू मीन्स सम, कुछ, इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। फ्यू मीन्स हार्डली एनी, इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। देखिए लॉजिकली सेम है, दोनों के दोनों सेम है, बस फर्क कितना है, इसका यूज नंबर के लिए करते हैं फ्यू का यूज, और लिटिल का यूज क्वांटिटी के लिए करते हैं, ठीक है ना। फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, बस सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। अब द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, ठीक है। जैसे दे, देयर वर अ फ्यू मेंबर्स प्रेजेंट, देयर वर अ फ्यू मेंबर्स प्रेजेंट मतलब सम मेंबर्स वर प्रेजेंट, मतलब कुछ मेंबर्स क्या है, प्रेजेंट है। आ फ्यू लगा पॉजिटिव सेंस में, हमने बात कर दी। फ्यू मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग, फ्यू मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग मतलब क्या, हार्डली एनी मेंबर, मतलब मीटिंग तो किसी ने अटेंड की ही नहीं। जैसे 100 मेंबर्स हैं और 2 मेंबर्स ने मीटिंग अटेंड की, मतलब क्या, ना के बराबर हो गए मेंबर्स, ठीक है। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, मतलब उसने द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स जैसे मैंने लगाया, जैसे उसके पास ज्यादा फ्रेंड्स तो थे ही नहीं, लेकिन जो थे वो फ्रेंड्स भी उसने खो दिए, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये कॉन्टेक्स्ट। समझ में आई ये बात क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। सो ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, मतलब क्या, नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, ज्यादा तो थे नहीं लेकिन जो थे वो पूरे के पूरे उसने खो दिए फ्रेंड्स अपने, ठीक है। चल, सो ये पॉइंट क्लियर हुआ। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू नेगेटिव सेंस, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस, द फ्यू मतलब ज्यादा तो नहीं लेकिन जो थे वो पूरे के पूरे, कुछ ऐसा। चल, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज ओके। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 3, the comparative adjectives ending with like superior, inferior, senior, junior, posterior, anterior, ये जितने भी वर्ड्स हैं, एक्सटीरियर, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको दिमाग में रखना है। इनके साथ आप कभी भी मोर का यूज नहीं करते, पहली चीज, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है। दूसरी चीज, इनके बाद कभी देन नहीं आता। जनरली कंपैरेटिव डिग्री में क्या हम देन का यूज करते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। हमेशा इन वर्ड्स के साथ आपको टू का यूज करना है, ठीक है। जैसे ही इज सीनियर देन मी, गलत हो गया, सिंपल सा पॉइंट है, ही इज सीनियर टू मी। आई प्रेफर डेथ देन डिसऑनर, आई प्रेफर डेथ देन डिसऑनर मतलब मैं अपमान की बजाय मरना पसंद करूंगा, कुछ ऐसा कह रहा है बंदा। तो यहाँ पे देन का यूज गलत हो गया, आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, कुछ ऐसा, आई प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, कुछ ऐसा। तो लॉजिकली इस पॉइंट को समझ गए, ये सारे वर्ड्स दिमाग में रखना, इससे कंफ्यूजन होता है, इससे कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। सो लॉजिकली क्लियर, चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, next one, double comparative adjectives or double superlative adjectives must not be used. Now one thing you should keep in your mind that double comparative degree या double superlative degree का यूज नहीं करते। जैसे हमने more senior का यूज कर दिया, गलत हो गया ना, senior लिखो, more senior क्या होता है, ठीक है। same as he is senior to me, ना कि more senior to me, ठीक है। same as milk is more preferable than tea, गलत हो गया, मोर प्रेफरेबल कुछ नहीं होता, प्रेफरेबल, मोर प्रेफरेबल लोग बोलते हैं, गलत हो जाता है। वैसे बोलने के लिए तो सब कुछ यूज करते हैं हम लोग, लेकिन गलत, बहुत सारी चीजें हम जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हम उस चीज पे फोकस नहीं करते, लेकिन 60 to 70% चीजें गलत बोल रहे होते हैं। अगर आप मार्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी ज्यादा हम गलतियां करते हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है अब करेक्ट इंग्लिश बोलने की,
ठीक है। सो मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी नहीं बल्कि टू टी का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, अकबर वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंग्स, गलत हो गया। इसकी जगह पे अकबर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स अगर हम लिख दें यहां पे तो ये और अच्छा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अकबर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स, ठीक है। सो क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई ये बात। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। अगर कोई एडजेक्टिव ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में है सो आपको उसके पहले मोर का यूज नहीं करना, और अगर कोई एडजेक्टिव ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है तो आपको उसके पहले मोस्ट का यूज नहीं करना। खत्म, कंक्लूजन ये निकल के आया इस पर्टिकुलर पॉइंट का। क्लियर हुई बात? चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वेरी गुड। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज अगला पॉइंट, कंपैरेटिव डिग्री मस्ट बी यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स or things, and superlative degree when the comparison is among more than two things. Now one thing you should keep in your mind that जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, इन केस ऑफ कंपैरिजन आपको दिमाग में रखना है कि हम हमेशा टू यूनिट्स की बात करते हैं, और अगर मैंने बात की सुपरलेशन की तो हम मोर देन टू यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। सो सी डी कंपैरेटिव डिग्री का यूज जनरली टू यूनिट्स के लिए होता है, और एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री का यूज जनरली मोर देन टू यूनिट्स के लिए होता है। कैसे, जरा देख लेते हैं। हु इज द टॉलेस्ट ऑफ टू ब्रदर्स, ऑफ दीज टू ब्रदर्स, कुछ ऐसा लिखा, हु इज द टॉलेस्ट ऑफ दीज टू ब्रदर्स। If I'm relating this particular structure in that the particular case, basically इस structure को देखिए, जैसे ही मैंने टू ब्रदर्स की बात की मतलब दो बंदों को रिलेट करें, और दो बंदों में सुपरलेशन नहीं दिखाते, कंपैरिजन दिखाते हैं। सो स्टेटमेंट क्या जाएगा, हु इज टॉलर ऑफ दीज टू ब्रदर्स, हु इज टॉलर ऑफ दीज टू ब्रदर्स, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। तो यहां पे एक चीज दिमाग में रखेंगे कि टू यूनिट्स की बात हुई इसलिए हमने कंपैरिजन दिखाया। अगर बात होगी मोर देन टू यूनिट्स की, जैसे ही इज वाइज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, ही इज वाइज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखें तो ऑल द स्टूडेंट्स को रिलेट किया जा रहा है इन द क्लास, मतलब क्या एक बंदे का रिलेशन कई बंदों से किया जा रहा है, कई स्टूडेंट से किया जा रहा है, और अगर कई स्टूडेंट से किया जा रहा है ना माय डियर एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पे आप वाइज नहीं बल्कि वाइजेस्ट का यूज करेंगे, तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? सो स्टेटमेंट क्या जाएगा, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुछ ऐसा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? चलिए, अब बारी है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और भाई सारे क्वेश्चंस एडजेक्टिव के बेस पे ही दे रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं, गलतियां मत करना। आज का जो लास्ट का ये 10 क्वेश्चंस का पॉइंट है, इसमें मैं आपका स्कोर कम से कम 80% चाहता हूं। 80% प्लस सबको स्कोर करना है, ठीक है ना। तो आपको 80% स्कोर भी करना है और लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। मतलब आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 8 से कम करेक्ट नहीं होने चाहिए, समझ गए ना? क्लियर? वेरी गुड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 सेकेंड के अंदर आंसर करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अगर मैं फ्यूअर का यूज करता हूं तो बात होती है काउंटेबल यूनिट या काउंटेबल नाउन की, और अगर मैं लेस का यूज करता हूं तो बात होती है अनकाउंटेबल यूनिट की, मतलब मात्रा को रिलेट करता है भाई लेस।
समझ गया ना मेरी बात? तो यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो यहाँ पे 50 पर्सन की बात हो रही है। ये जो पर्सन है ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल? काउंटेबल। ये पर्सन्स क्या है? काउंटेबल। और अगर ये पर्सन्स काउंटेबल है ना माय डियर एस्पिरेंट्स, तो हम लेस का यूज नहीं करेंगे बल्कि फ्यूअर का यूज करेंगे, तब स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देयर वर नो फ्यूअर देन 50 पर्सन्स प्रेजेंट इन द रूम। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेस पे अगर हम देखें तो आंसर क्या है? बिल्कुल वर्ड एंड बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, पहली बॉल पे सबका सिक्सर लग चुका है। ठीक है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स बी पार्ट टिक कर रहे हैं, जो पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। few remarks that he made were offensive to my friend। अच्छा, अगर मैं few बोलूंगा मतलब नेगेटिविटी की बात करेगा, और अगर किसी को ऑफेंसिव प्रूव किया जा रहा है कहीं पे, तो मतलब रिमार्क्स कैसे होंगे? पॉजिटिव सेंस में कुछ रिमार्क्स होंगे ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्यू की, तो ये तो गलत हो गया। फ्यू की जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अ फ्यू रिमार्क्स का यूज करना पड़ेगा। अ फ्यू रिमार्क्स का यूज करना पड़ेगा, तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। मतलब क्या बीमारी किस पार्ट में है? ए पार्ट। बिल्कुल ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ए पार्ट टिक कर रहे हैं ना, तो आपका सिक्सर फिर से लग चुका है। बिल्कुल ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखियो टिक करिए अपना आंसर। ये पॉइंट पहले भी बता चुका हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, इट इज अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। मतलब ये डॉक्यूमेंट्री जो है देखने के लायक है भाई, और तुम्हें इसे मिस नहीं करना चाहिए। नाउ एक चीज समझेंगे, जैसे मैंने ताजमहल वाला एग्जांपल पहले कराया था, वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी। जब भी आप वर्थ वॉचिंग का यूज करते हैं, ये जनरली जिस भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसके बाद में यूज होता है। ठीक है, सो इट इज अ डॉक्यूमेंट्री, इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग एंड यू मस्ट नॉट मिस इट, कुछ ऐसा। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। ठीक है, वरना थोड़ा सा 100 ग्राम गलत हो गया। ठीक है, सो बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Of all students, Rita was less worried when the date of annual examination was announced। अच्छा, एक चीज समझिएगा, सारे स्टूडेंट्स में रीता को रिलेट कर रहे हैं, तो अब रीता को अगर रिलेट कर रहे हैं तो लेस कैसे होगा? लीस्ट होना चाहिए। सुपरलेटिव फॉर्म क्या जाएगा? लीस्ट मतलब सबसे कम वरीड है। व्हेन द डेट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन वाज अनाउंस्ड, तो लेस की जगह पे आपको लीस्ट का यूज करना है। क्या बात, और कहीं एरर मत ढूंढो भाई। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बी पार्ट टिक कर दिया है तो बिल्कुल सही टिक कर दिया है भाई। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेस की जगह पे आपको लीस्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम रीता को रिलेट कर रहे हैं कई स्टूडेंट से, सारे स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अगला क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Even the most perfect person in the world is said to have had when there was time to perform. मतलब जो बहुत ज्यादा परफेक्ट इंसान होता है वर्ल्ड में, वो भी गलतियां कर देता है जब बात आती है परफॉर्म करने की। सिंपल। अब एक चीज समझिएगा, कुछ वर्ड्स जो है एब्सोल्यूट सेंस देते हैं, पूर्णता का सेंस देते हैं। जैसे परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, फुल हो गया। इस टाइप के वर्ड्स के पहले कभी मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते, याद रखिएगा। तो कुछ वर्ड जो एब्सोल्यूट हो गया, परफेक्ट हो गया, मतलब जो भी कंप्लीटनेस का सेंस देते हैं। जैसे मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, पूरा मतलब पूरा। सेम एज परफेक्ट मतलब परफेक्ट। अब ये मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट नहीं होता सर। तो ऐसे वर्ड्स के पहले जो एब्सोल्यूटनेस का सेंस देते हैं या कंप्लीटनेस का सेंस देते हैं, पूर्णता का सेंस देते हैं, उनके पहले कभी भी आप मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते। ठीक है। तो बीमारी फर्स्ट पार्ट में, कहीं और बीमारी मत ढूंढो भाई, फर्स्ट पार्ट में बीमारी है। परफेक्ट के पहले मोस्ट को हटाना। बिल्कुल। अगर आपने फर्स्ट पार्ट टिक किया तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। ठीक है। सो बिल्कुल, एवन perfect person, yeah, even the perfect person in the world is said to have had when there was a time to perform. बिल्कुल। आंसर आपका ए पार्टी जाना, आंसर आपके सामने आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके अच्छा, सेंटेंस को देखिए। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड। मीटिंग को क्या किया गया? पोस्टपोन किया गया। अच्छा, अगर मीटिंग को पोस्टपोन किया गया मतलब मेंबर्स की संख्या कम रही होगी। कैसी रही होगी? पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में? नेगेटिव सेंस में रही होगी, तभी तो मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। मतलब आ फ्यू का जो यूज है ये यहाँ पे गलत हो गया। आ फ्यू की जगह पे आपको फ्यू का यूज करना है, क्योंकि मीटिंग पोस्टपोन हो गई। अगर मीटिंग हो जाती, देखिए सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मीटिंग पोस्टपोन हो गई। अगर मीटिंग हो जाती तो आ फ्यू का यूज कर देते, लेकिन मीटिंग नहीं हुई, मतलब कुछ नेगेटिविटी को रिलेट कर रहा है। मतलब क्या? अब हमें फ्यू नंबर ऑफ पर्संस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। स्मॉल नंबर ऑफ पर्संस बोल सकते हैं, फ्यू पर्संस भी बोल सकते हैं। फ्यू के बाद नंबर लगाने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल, दोनों ही केस में एरर आपका बी पार्ट में ही जाएगा। ठीक है। सो बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो क्या बात है, बिल्कुल सिक्सर लग चुका है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये लॉजिक पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार इससे रिलेटेड रूल भी आपको बता चुका हूं। गलतियां नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। वेरी गुड। in the opinion in the opinion of everyone she is wiser than beautiful। जब भी हम एक बंदे की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं तो भाई हम कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगा के नहीं बनाते, बल्कि बल्कि मोर लगा के बनाते हैं। बिल्कुल, कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे? मोर लगा के बनाएंगे। मतलब इसे क्या लिखेंगे? मोर वॉइस, ना कि वॉइस। एक ही बंदे में दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना, ही इज टॉलर देन हैंडसम, गलत हो गया। ही इज मोर टॉल देन हैंडसम, कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं। सो शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, गलत है। शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, ये करेक्ट हुआ। क्या बात है, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बिल्कुल, अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है, सिक्सर लग चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, फटाफट पिक करेंगे आंसर। द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। देखिए सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कुछ गड़बड़ है। एनी एनिमल नहीं होगा भाई, एनी अदर एनिमल। मतलब टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल, मतलब किसी भी एनिमल जितना ही टाइगर भी तेज हो।
कुछ ऐसा, मतलब उससे ज्यादा जनरली तेज एनिमल नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एनी के साथ अदर की जरूरत, एनी के साथ जब अदर का यूज करोगे तब ये स्ट्रक्चर करेक्ट हो, ठीक है। सो बिल्कुल एड अदर बिफोर एनिमल, अगर आपने सी पार्ट टिक किया तो आपका आंसर करेक्ट, वरना थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। He had to cut a sorry figure when he realized that he had no any money in his purse. अच्छा एक चीज समझिए, आपको सेंटेंस पढ़ के समझ कि मैं क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है। कट अ सॉरी फिगर मतलब शर्मिंदा होना। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी झेलना। उसे शर्मिंदा होना पड़ा जब उसे पता चला कि उसकी पर्स में पैसा नहीं। जैसे 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 समझ गए होगे, वैसे एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे हम कहीं पे गए, हमने कहा नहीं नहीं आप क्यों दोगे, मैं पैसा देता हूँ, ठीक है। अब बंदा पहले तो नहीं देने दे रहा था, उसके बाद उसने कहा ठीक है दे दो। अब आपने जब पर्स खोला तो पैसे ही नहीं है पर्स में। अब आप उससे क्या दोबारा बोलोगे नहीं आप ही थे, तो अच्छा ठीक है। समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टू कट अ सॉरी फिगर मतलब क्या है, शर्मिंदगी महसूस करना, दैट कुड बी। बढ़िया आइडियम इडियम है आपका ये, याद कर लीजिए इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें नो एनी मनी, नो एनी मनी का कोई मतलब नहीं है, एनी गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नो मनी इन हिज पर्स, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाएगा। सो ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नो मनी इन हिज पर्स। खत्म हो गई कहानी, क्लियर हो गई बात। बिल्कुल सभी का सिक्सर लग चुका है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Of the three ministers, which do you think is going to prove more successful? फटाफट बताओ क्या बीमारी है इसमें। अच्छा सिंपली समझो, अगर मैंने थ्री मिनिस्टर्स की बात की मतलब दो से ज्यादा की बात की, और अगर मैंने दो से ज्यादा की बात की तो मोर कैसे आया। कंपैरिजन तो दो यूनिट्स में होता है ना, और अगर मैंने तीन यूनिट्स की बात कर दी, थ्री मिनिस्टर्स मतलब थ्री यूनिट्स हो गए, और अगर मैंने थ्री को रिलेट किया, मोर देन टू को रिलेट किया, उस पर्टिकुलर केस में मोर नहीं मोस्ट आना चाहिए, सुपरलेटिव आना चाहिए, ना कि कंपैरेटिव आना चाहिए। तो भाई आंसर क्या जाएगा, मोर की जगह पे आपको मोस्ट का यूज करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। क्या बात, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, और कहीं एरर मत टिक करो भाई, सी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो भी सी पार्ट टिक कर रहे हैं बिल्कुल उनका सिक्सर लग चुका है, पूरी तरह से करेक्ट कर रहे हैं वो आंसर, वेरी गुड। चलिए सो ये तो थे आपके क्वेश्चंस। स्कोर बताना शुरू करिए, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया आपने फटाफट, मैं कमेंट बॉक्स में हूं आपके साथ। ओके होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क करेंगे आप इसे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देने, साथ ही साथ थॉट्स भी देने अपने अपने। होमवर्क के आंसर्स लास्ट टाइम जो होमवर्क मिला था आपको, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके होमवर्क के आंसर्स हैं पिछले। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएंगे, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। रेगुलर बेस पे क्विजेस ज्वाइन करेंगे, आपको इस पर्टिकुलर क्लास का पीडीएफ भी यहीं पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ 12 आवर्स के अंदर, 12 to 24 आवर्स के अंदर ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। प्रीवियस अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डे 1 और डे 2 का, वो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ सेशन हो चुका है समाप्त। भाई अगर सेशन में मजा आया तो भाई एक लाइक तो बनता है ना बॉस, सेशन को लाइक करिए,
कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, सब पे सेशन को शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा कराएंगे। ठीक है, ईमानदारी से करना है ये काम। ओके, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में डे 4 की क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स।